लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि भाई इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन का होता है तब इक्विलिब्रियम टाइम पे उसका कंसंट्रेशन कैसे फाइंड किए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉब्लम 7.8 एंड 7.9 किया था। दोस्तों अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है इसके अंदर रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सुनो ये थियरी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है लेकिन इसका जो फॉर्मूला मिल रहा है उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc, ओके ये, एंड रिएक्शन कोशंट मतलब Q एंड गिब्स फ्री एनर्जी मतलब G। तो वी वांट टू मेक अ रिलेशन बिटवीन विच पैरामीटर्स, तो कांस्टेंट Kc दोस्तों, यस Kc, Qc एंड डेल्टा G। तो इन सब का हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो ये सब एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन में है, तो जनरली इसका अगर हम स्टडी करेंगे तो सारी चीज़ हमने पढ़ ली है, वही है। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। भाई ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट पे डिपेंडेड नहीं है, वो पता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ए में से बी प्रोडक्ट बनता है और धीरे धीरे प्रोडक्ट बन के फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, तो ये कितने रेट से होता है। दोस्तों अगर आपने इसमें कैटालिस्ट डाल दिया तो ये तो फास्ट होगा, फिर भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा, उसका कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, जो विदाउट कैटालिस्ट जो रिएक्शन होता है उसमें और विथ कैटालिस्ट होता है उसमें, सब में सेम रहता है। मतलब इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश्ड होता है उसका जो टाइमिंग है, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन पे ए रहता है और बी कन्वर्ट हो जाता है, बी में कन्वर्ट होता है, वही कंसंट्रेशन विदाउट और विथ कैटलिस्ट सेम रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर यही रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होती है या थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। ये फर्स्ट चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। सेकंड, तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं हम लोग कि भाई Kc ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज़ जो है वर्ड हमें लग रहा है कि रेट मीन्स उसका स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है कि रिएक्शन आपके कितने स्पीड से हो रही है। अगर स्पीड की बात करेंगे तो सब मैक्सिमम बच्चों को ये लगेगा कि सर बाइक की बात कर रहे हैं या कार की बात कर रहे हैं, रेसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शंस कैन हैव ऑल्सो स्पीड, तो दैट इज कॉल्ड अ रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ कितने टाइम में कंप्लीट होती है वो रेट बोला जाता है। हाउ एवर एज यू हैव स्टडीज इन चैप्टर 6, it is directly related to the thermodynamic of the reaction and the particular to the change in a Gibbs energy। हाँ दोस्तों, तो ऐसा बोला जाता है कि आप लोगों ने भी ऑलरेडी 6 चैप्टर में पढ़ा है थर्मोडायनेमिक में कि भाई जो Kc होता है वो गिब्स एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। सुना है कहीं पे ऐसा? सर ऐसा हमने फार्मूला एक तो देखा था, मैं बताता हूँ आपको। क्या आपने ऐसा फार्मूला देखा है? डेल्टा G 0 इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc, ये फार्मूला देखा था आपने? तो यही फार्मूला ये रिलेशन डायरेक्टली दिखा रहा है किसका, K एंड डेल्टा G का। K मीन्स यस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ सी, अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो आपको पता है
कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसीड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड गिव्स द मोर प्रोडक्ट. इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव पॉजिटिव देन देख लेना, ये चीज़ तो आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, लेकिन इतना इजी एमसीक्यू नहीं आता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चलना चाहिए. अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ नॉन स्पॉन्टेनियस. इंस्टेड एज रिवर्स reaction would have a negative delta G. The product of the forward reaction shall be converted to the reactant. समझ में आ रहा है? रिएक्शन फॉरवर्ड से नहीं रिवर्स जाता है और रिएक्टेंट ज़्यादा मिलते हैं. चलो उसके बाद डेल्टा जी इज 0, तो रिएक्शन अचीव्ड इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट. देयर इज नो लॉन्गर एनी फ्री एनर्जी लेफ्ट टू ड्राइव अ रिएक्शन. ओके. Next, mathematical expression of this thermodynamic view of equilibrium can be described by the following equation. भाई ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई मैथमेटिकली अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू सी. ये है रिलेशन किसका, फ्री एनर्जी चेंज एट नॉन स्टैंडर्ड ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यू सी एट equilibrium. Delta G is equal to 0 and second thing is QC is equal to KC. मान सकते हैं. देखो दोस्तों, ये दोनों चीज़ आपने एट इक्विलिब्रियम देखा है, तो पुट दिस बोथ वैल्यू इन अबोव इक्वेशन. 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन के सी. ये फार्मूला कहाँ से लाए, तो ये फार्मूला मैथमेटिकली यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि भाई फ्री एनर्जी चेंज एट एनी कंडीशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज प्लस आर टी एल एन क्यू सी. ये एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है, यहाँ पे प्लस आएगा ना. सो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू आर टी एल एन के सी है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं. अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ, माइनस आ जाएगा इधर, आप लोग बोल नहीं रहे हो मुझे. एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी. ये सही है. बुक में आपको नहीं देखना है क्या, इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं. एल एन के सी को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, तो ये नीचे चला गया, तो डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी, ये माइनस था उस साइड चला गया. अगर मैं केसी को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये एल एन जिसका बेस क्या है ई, वो उस साइड जाएगा, तो ई रेस टू डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी हो जाएगा माइनस में. होगा कि नहीं होगा? होगा. दोस्तों समझ में आ रहा है कि भाई पावर में ही चला जाता है. अगर लॉग एंटी लॉग किया जाता है तो लॉग आपका बेस ई वाला है तो सारी चीज़ ई के पावर में चली जाती है सामने वाली, और अगर आपका वो क्या है लॉग होता है तो 10 के पावर में चलता चला जाता है. रेडी? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे. अब ये फॉर्मूला आपको एमसीक्यू पे पूछता है कि भाई व्हाट इज़ द राइट रिलेशन, व्हाट इज़ द रॉन्ग रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी जीरो एंड के सी. तो आपको तो ये तो पता है कि ये फार्मूला आता है. फिर लॉग वाला कोई पूछेगा तो आप करोगे कि -2.303 आर टी लॉग के सी, यस और नॉट. और इसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता सकता हूँ लॉग के सी इज इक्वल टू वट डेल्टा जी जीरो अपॉन 2.303 आर टी हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा जी जीरो था ना.
अब अगर कोई पूछेगा के सी इज इक्वल टू, तो 10 डेल्टा जी जीरो अपॉन 2.303 RT, ये भी आ सकता है, ये भी सही है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा फॉर्मूला सही है और गलत है, ऐसा पूछा गया तो आपको ये कन्वर्ज़न पता होना चाहिए। दो चीज़ शायद आपको पता भी थी लेकिन नहीं बोलूँगा मैं कि दीज आर न्यू और फॉर यू, कि भाई ln k है और k को आप सब्जेक्ट बनाते हो तो ln अपोजिट डायरेक्शन पे ले जाना है, तो ln मीन्स log but based e logged, but if we goes to the opposite direction, opposite side, then it convert into anti-log, but if we not want to took the anti-log, then make the every value at the power of e of opposite side, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद लॉग वाला सिचुएशन है तो भी आप एंटी लॉग भी फाइंड कर सकते हो, या तो 10 ये इसमें जा सकते हो। सर तो ये एंटी लॉग करते थे वो क्या है और ये 10 का पावर क्या है? तो दोस्तों दोनों चीज़ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। समझ में आ रहा है? वो आप कुछ वैल्यूज़ को लेके भी अगर प्रूव करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको यही अगर हमने ले लिया है ये केसी वाला पहला वाला फॉर्मूला, तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये तो मिल गया ना हमें। चलो अब देखो, हेंस यूजिंग द इक्वेशन दिस द रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली कैन बी इंटरप्रेटेड इन द टू द टर्म ऑफ डेल्टा जी जीरो, है ना। इफ डेल्टा जी जीरो इज लेस देन जीरो, व्हाट हैपन? माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी इज पॉजिटिव। भाई समझ में आ रहा है? माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी इज पॉजिटिव एंड ई रेज टू माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी इज ग्रेटर देन 1। क्या ये सही बता रहा है? मैं बताता हूँ आपको। चलो, इफ डेल्टा जी जीरो इज लेस देन जीरो इन दिस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी। सुनो, अगर ये आपका डेल्टा जी जीरो नेगेटिव जीरो है, इस मतलब क्या है? नेगेटिव है। तो ये अगर नेगेटिव है तो इसके आगे साइन कौन सा है? नेगेटिव। तो टोटल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ई रेज टू पॉजिटिव का जो वैल्यू है वो ऑलवेज आपका ग्रेटर देन 1 मिलता है। सो हम लिख सकते हैं ई रेज टू माइनस डेल्टा आर जी जीरो इज ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा होगा क्योंकि ये पावर बड़ा हो गया, जीरो से ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा। अगर पावर जीरो हो जाता है तो भी आपको 1 मिलता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है इसीलिए वो क्या होगा? जीरो से ज़्यादा, और जीरो से ज़्यादा है तो इसीलिए के का वैल्यू भी क्या होगा? ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। और इसीलिए हम बोल सकते हैं, आपको ये तो पता है कि अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? विच इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो के का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 ऑल्सो गिव्स द spontaneity of the equation of the reaction which proceed in the forward direction and such a extent product are present predominantly। और दूसरा थिंग ये बता रहा है कि इसके अंदर अगर हम कर रहे हैं दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन एक थी, डेल्टा जी जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव। तो दोस्तों ये डेल्टा जी जीरो जो है पावर में, वो अगर पॉजिटिव रहता है तो उसका साइन तो आगे कैसा है? नेगेटिव। तो आपका फॉर्मूला में ये नेगेटिव ही रहेगा। तो आपको तो पता है कि 1 अपॉन ई रेज टू डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। तो 1 अपॉन होगा तो ये पॉजिटिव है, बड़ा वैल्यू नीचे है और छोटा वैल्यू ऊपर है, तो ये जीरो से 1 से कम होगा। सो हम लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी इज लेस देन 1, सो के इज लेस देन 1, और के का वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो विच इम्प्लाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और रिएक्शन विच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू सच अ स्मॉल डिग्री दैट ओनली द वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। बहुत कम है रिएक्शन होता है ये। तो समझ में आया दोस्तों? तो आपको ये स्पॉन्टेनिटी के अंदर दो चीज़ और मिल गई। इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 1 देन डेल्टा जी इज़
लेस देन 0 तो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस, और ये कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये स्पॉन्टेनियस किसी भी रिएक्शन को आपको प्रूव करना है तो 3 चीज़ आपके सामने आई हैं। आपने 6th चैप्टर में भी पढ़ा था डेल्टा एस टोटल, तो मैं जनरली आपको बता देता हूं जो आपको याद रखना है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 पहला है। सेकंड, डेल्टा जी इज लेस देन 0, और तीसरा है के इज ग्रेटर देन 1। तो ये 3 चीज़ें आपके पास है, तो ये क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। अब इसमें डेल्टा एस टोटल का क्या मतलब होता है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो ये जुड़ पड़ी में थी 30% दूरी जा। किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो अगर हमें समझना है तो क्या करना होगा? यस, इसको हमें ऐसे ध्यान में रखना होगा कि भाई कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। भाई ये 3, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसी को ही क्या करोगे? डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 एंड के इज लेस देन 1। ओके, लेस देन 1 है वो, 0 नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखना आप लोग। ओके, तो आपका ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया है फाइनली। अगर ये कंप्लीट हो जाती है थियरम तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला मिल गया। कौन सा वाला? तो डेल्टा जी 0 माइनस 2.303 RT log KC, ये फॉर्मूला मिला। ये फ्री एनर्जी चेंज का ये फॉर्मूला है जिसको आप लोग ध्यान में रखोगे। यस, ध्यान में तो रखना ही है उसको, ऐसा नहीं है कि हमें निगलेक्ट करना है। तो वो फॉर्मूला, इसमें सिर्फ 2 चीज़ में हमने चेंजेस किया एट इक्विलिब्रियम, तो हमारा ये फॉर्मूला फाइनली मिल गया। यही फॉर्मूला ये है ऊपर वाला, और ये भी सेम है, इसीलिए ये तो सिर्फ MCQ के लिए है, और एग्जाम्पल कैसा आता है वो हम बता रहे हैं आपको। चलो हम देख लेते हैं प्रॉब्लम 7.1 10। देखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 ऑफ द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, क्या है दोस्तों? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोसेस है दोस्तों, उसके अंदर डेल्टा जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखो 13.8। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ KC, इतना फॉर्मूला है। चलो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? चलो 7.10 डाटा प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0? 13.8 किलो जूल पर मोल, और फाइंड द वैल्यू ऑफ KC इज इक्वल टू डैश, एंड टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। तो दोस्तों ये दोनों का रिलेशन हो, ये फॉर्मूला किसी को पता है तो बोल सकते हो। भाई -2.303 RT log KC, ये फॉर्मूला हमने देखा था, अभी देखा है शायद। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें KC फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं log KC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन 2.303 RT। दोस्तों
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर? यस, ये किलो जूल में है ना, हम जूल में ले लेते हैं इसको। तो 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। तो ये आपका आर का वैल्यू है दोस्तों। चलो डेल्टा जी का वैल्यू कितना लिखोगे? 13.8 इंटू 10⁻³ बिकॉज वी वांट टू मेक इट जूल पर मोल। ओके, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड बाय 2.303, 8.314 एंड टेम्परेचर क्या होगा? 298। पहले आंसर देगा उसको चॉकलेट मिलेगा। ये माइनस तो रहेगा क्योंकि सब प्लस है। कितना आया दोस्तों टोटल? $13,800 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 8.314 डिवाइड बाय 298। I think it's a 2.4185। क्या इतना आ रहा है? चलो आ गया दोस्तों। यस यस, वेरी गुड। लेकिन ये वैल्यू किस चीज़ का है दोस्तों? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग के सी, बट वी वांट के सी एंटी लॉग ऑफ -2.4185। माइनस का एंटी लॉग फाइंड करना है दोस्तों। चलो चलो, ये लॉग है नहीं है, एंटी लॉग है, एंटी लॉग। भाई एंटी लॉग मैंने फाइंड करना आपको बताया था कैलकुलेटर से। सबसे पहले ये पूरी वैल्यू आप लिख लो अपने उसमें। उसमें पूरी वैल्यू लिखते थे कि पॉइंट के बाद की? दोस्तों अगर पूरी लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, और पॉइंट के बाद की लिखोगे तो भी चलेगा। पूरी लिख लो, -2.4185 माइनस लिखो। फिर पहला क्या था उसके अंदर? डिवाइड बाय 3557 प्लस 1 क्या था भाई? +1 मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल 13 टाइम करो। मेरे ख्याल से आपका आंसर कैलकुलेटर में अगर जो बच्चों का आता है तो ये बता सकता है कि इतना आ रहा है। 380 इतना आ रहा है।
यस, तो विशाखा योर आंसर इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज हम अगर यहाँ पे 3 डिजिट राइट साइड पे जाएंगे तो आर एस लिखते थे ना हम, आर एस, तो राइट हैंड साइड पे जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट द राइट आंसर। तो दोस्तों समझ में आया, वरना इसका प्रोसेस अगर मैं मैन्युअली समझाऊँ आपको एंटीलॉग का, तो आपको मज़ा ज़्यादा आ जाएगा, टेंशन में आ जाओगे आप लोग। लेकिन यही प्रोसेस से आप लोग जा सकते हो सीधा सादा कैलकुलेटर से। आगे जा रहे हैं हम, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है तो हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रॉब्लम 7.11, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। कौन से बच्चों ने सुक्रोज देखा है? बोलो जल्दी से। जिसने सुक्रोज देखा है वो कमेंट्स में लिखो यस सर, हमने देखा है। नो वन। सुक्रोज नहीं देखा आपने? खाया है किसी ने सुक्रोज? विशाखा ने खाया है, अच्छी बात है, क्योंकि ये शुगर है दोस्तों। शुगर केन, शुगर, गुड़, सब कुछ जो है वो क्या बोला जाता है? सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। उसको जब पानी में डाला जाता है तो C6H12O6 C6H12O6 मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कल ही तो हमारा ये क्वेश्चन आया था कुछ। तो ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज दिस। दोस्तों हमें Kc दिया हुआ है 2 × 10⁻13 एट विच टेम्परेचर? 300 केल्विन टेम्परेचर। कैलकुलेट डेल्टा G0। कितनी इजी बात है ना। डेल्टा G0 इज इक्वल टू -3.303 2.303 RT log Kc -2.303 8.314 300 एंड log 2 × 10⁻13 हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये सब का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये तीनों का जल्दी से। कितना आया ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन? -5744.14 इंटू log 2 × 10⁻13। भाई ये 2 × 10⁻13 मतलब 2 के बाद 13 जीरो करो कैलकुलेटर में। तो दोस्तों अभी ऐसा अगर होता है सर ये तो कैलकुलेटर छोटा पड़ रहा है ना, पड़ रहा है ना छोटा, तो हमें क्या करना है?
तो एक बढ़िया सा मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। आपने एक चीज़ शायद देखी है, log x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू log x प्लस log y। क्या ऐसा देखा है? मल्टीप्लाई है इधर, तो ये आपने log के लिए मल्टीपल का रूल है। दूसरा एक रूल हमें यूज़ करना है, log x रेज टू y देन y log x, क्योंकि ये पावर जो है वो आगे आ जाता है। तो ये दो रूल यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर हमें मिल सकता है, जो हम आगे देख रहे हैं। देखो 5744.14 log 2 प्लस log 10 रेज टू 13 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो दोस्तों -5744.14 log 2 का 0.3010 प्लस 3010, ओके, ये आता है फिक्स। आपको ये बार बार आएगा log 2 का, जो याद रख लेना है। अब ये x रेज टू y आया, तो y आगे आ जाएगा 13 log 10। शायद आपको पता नहीं होगा, 0.3010 प्लस 13, क्योंकि द वैल्यू ऑफ log 10 इज इक्वल टू 1। नाउ -5744.14 इज इक्वल टू 13.3010। मतलब ऐसी वैल्यू में जो पावर होता है वो इसके वैल्यू के साथ सीधा क्या होता है, ऐड हो जाता है। log 2 इंटू 10 रेज टू 13 था ना, तो log 2 का जो भी आपका क्या आता है log का वैल्यू, तो उसमें ये पावर ऐड हो जाता है। तो 13.3010 जो आपका इसका वैल्यू रहता है। चलो और आगे देख रहे हैं हम। अब ये दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो करो दोस्तों, कितना आया 5744.14 मल्टीप्लाई 13.3010 76402 माइनस 76402.69। दोस्तों समझ में आया आपको? यस। तो जूल पर मोल, दैट इज योर डेल्टा G0। चलो दोस्तों, क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ? हुआ। तो ऐसे ही आपको लॉग के बारे में जानना जरूरी है, समझना भी आवश्यक है। बच्चों कोई डाउट है? हेलो, किसी को कुछ डाउट्स है? अगर नहीं है तो हम नए टॉपिक पे जा रहे हैं। यस, फैक्टर अफेक्टिंग इन अ इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द इक्विलिब्रियम। चलो अब उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये एक और ये दूसरा क्या है, वेसल है, वेसल ए एंड वेसल बी। बोथ वेसल आर कनेक्टेड with this kind of pipe and we put valve here। हमने इसमें क्या रखा है, वाल्व रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों,
वाल्व अभी बंद है, तो हमने इसके अंदर क्या भरा है, पानी भरा है। ब्लू कलर का क्या होता है, पानी, पता है ना। चलो अब अगर हमने ये वाल्व ऑन किया, दोस्तों ये वाल्व हमने क्या किया, ऑन किया, तो क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को पता है। सर इतनी छोटी सी बात के लिए क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी बात है और उसी में ही बड़ी बात समझनी है हमें। चलो ये वाल्व रख दिया था हमने, जैसे ही ये वाल्व हमने ऑन किया तुरंत ही, है ना, इसमें से पानी इसमें जाने लगा, तो धीरे धीरे इसका लेयर कम हो गया, यस और नॉट, और वो पानी इसमें आने की वजह से ये भी आधा भर गया, हुआ ऐसा, तो ये इक्विलिब्रियम आया, ऐसा बोल सकते हो एक तरह से, यस। अब आपने क्या किया पता है, यू वांट टू डिस्टर्ब दिस इक्विलिब्रियम। दोस्तों ये जो वेसल है ना, वेसल ए एंड बी, ये वाले, ये दोनों को आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए इसमें और वाटर ऐड करते हो। ये वाटर ही था, ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो दोस्तों आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे देखो ये पानी बढ़ेगा इधर, है ना, तो एक बोल सकते हो कि इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, बोल सकते हैं कि नहीं। पहले इक्विलिब्रियम नहीं था सर, स्टार्टिंग में ये जो कंडीशन थी, कंडीशन 1 में इक्विलिब्रियम नहीं था, फिर कंडीशन 2 में इक्विलिब्रियम हो गया, लेकिन और वाटर ऐड करने से वापस वो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन ये उसका वाल्व ओपन ही है, क्योंकि रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है और उसमें से कोई एक चीज़ और ऐड की जाती है अलग से, उसका कंसंट्रेशन बदला जाता है या प्रेशर बदला जाता है या तो टेम्परेचर बदला जाता है, तो उसका इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे हमने क्या बदला है, तो इसकी क्वांटिटी बदल दी तो डिस्टर्ब हुआ। लेकिन सिस्टम का इस ऐसा सोचना है, किसी भी ये जो रिएक्शन का मैनेजमेंट है उसका, कि भाई किसी भी कंडीशन में अगर हमारी इक्विलिब्रियम में कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो वो डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करने का ट्राई वो सिस्टम करती है। वो क्या करेगी अब बताओ, मिनिमाइज करने का ट्राई करेगी, मतलब क्या करेगी, यस, इसमें से और वाटर किस में ऐड होगा, उसमें चला जाएगा ना, तो इसका लेयर ऊपर आ जाएगा और फिर ये दोनों का लेयर कैसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। समझ में आया। तो ये वापस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करती है। ये तो पानी डाला, कोई गैसियस सिस्टम है तो प्रेशर की बात आती है, टेम्परेचर की बात आती है, कैटालिस्ट ऐड करने की बात आती है। तो ये दीज आर द फैक्टर अफेक्टेड ऑन द इक्विलिब्रियम, वो हमें समझना है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। और ये किसी भी इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ भी चेंज करो, किस में, लेकिन इफ यू चेंज इन योर इक्विलिब्रियम इन योर दिस पैरामीटर PTV, ओके, मतलब C कंसंट्रेशन, देन इट्स वांट्स टू रिड्यूस दैट चेंज। ये सिस्टम जो है वो चेंज को क्या करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है। वो समझाया है हमको ली चैटेलियर। किसने समझाया है, ली चैटेलियर। हाँ दोस्तों, और इसका यूज़ करके हम इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा ग्रास्पिंग चेंज कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको एक सिंपल एग्जांपल, पहली बात। लेकिन उसके पहले आपका फैक्टर अफेक्टेड इक्विलिब्रियम जो है उसके डार्क वर्ड में जो लिखा है उसको समझो।
क्या लिखा है? ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इट स्टेटेड दैट द चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर, मतलब प्रेशर में कुछ चेंज करो, टेम्परेचर में कुछ चेंज करो, या कंसंट्रेशन में कुछ चेंज करो, that determine the equilibrium condition of the system will cause the system to change in a such manner so as to reduce or it counteract the effect of the change। जो भी आपने चेंज किया है उसका काउंटर एक्ट मतलब कि उसका अपोज करता है और उसको मिनिमाइज करने का 100% सिस्टम का ट्राई रहता है। अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है ये समझने का मैं बता देता हूँ। आपने यूरिया नाम सुना है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 दोस्तों, और आपको पता है हमारा देश खेती प्रधान देश है, और खेती प्रधान देश अगर होता है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती पे डिपेंडेंट होते हैं, फार्मर्स होते हैं, और खेत में कुछ भी प्रोडक्शन लेना होता है तो उसमें हमें ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं, ये सबको पता है। ये यूरिया हम डालते हैं, वो यूरिया बनता है किस चीज़ से? तो दोस्तों अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। हमें कार्बन डाइऑक्साइड में तो कंपनियां मुफ्त में भी दे देगी, हमारी खुद की भी फैक्ट्री है जो हर रोज़ कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, और अमोनिया जो है उसका प्रोडक्शन हम करना पड़ता है, और अमोनिया का प्रोडक्शन करने के लिए वी आर यूजिंग हेबर प्रोसेस विच N2+H2 गैस, आपको पता है ना। तो ये प्रोसेस से अगर हम अमोनिया बनाते हैं दोस्तों, समझ लो बहुत बड़ी चीज़। और ये यूरिया जो है मैं बता रहा हूँ कि ये यूरिया कितना यूज़ होता होगा ईयरली बेसिस पे पूरे इंडिया में। बहुत सारा यूज होता होगा, बहुत मतलब बहुत लैक्स टन अराउंड यूरिया इज यूज्ड, लैक्स टन, कितने लैख वो भी पता नहीं, लेकिन इतना सारा यूरिया हर रोज हर ईयर यूज़ होता है। तो वो यूज़ होता है यूरिया, और वो बनता है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो केमिकल फैक्ट्रीज कुछ होती है उसमें से भी निकलता है, तो वो भी मुफ्त में मिल जाता है, सस्ते में मिलता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर कॉस्टिंग वाला कोई मॉलिक्यूल है तो वो कौन है? अमोनिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर हमें फ्रिज में से ले लिया तो मज़ा आ जाएगा, तो फ्रिज का यूज़ हम कबाट के लिए करेंगे, कपबोर्ड के लिए फिर, क्योंकि वो सिर्फ 100 ml या तो 250 ml जितना यूरिया पाइप से पास करके हमारे फ्रिज के अंदर जो पाइपलाइन है ना उसके अंदर डालता है, तो इससे चिलिंग बढ़ता है, फिर अमोनिया ही निकल जाएगा, तो फ्रिज नहीं रहेगा, फ्रिज हीटर हो जाएगा और हम उसको कपबोर्ड में यूज़ करेंगे फिर। लेकिन आपने अगर कभी देखा हो या पूछा हो किसी को तो उसका प्राइस क्या है? वो गैस का 250 ml का वो लेगा अराउंड 500 to 1000 रुपीज़। हाँ, तो इतना ज़्यादा प्राइस है क्योंकि वो लिमिटेड है और इसका यूज़ भी ऐसा है। तो ऐसा फ्रिज में से निकाल के आप कितना यूरिया बना लोगे? तो ऐसा नहीं सोचना है, हमें यूरिया का अमोनिया का प्रोडक्शन करना है। तो हमारे पास यही प्रोसेस है दोस्तों। कौन सा वाला? यस, ये वाला N2 गैस H2 गैस ट्वाइस NH3 गैस।
तो दोस्तों यहाँ पे लोचा क्या होता है पता है, ये 100% लिया था इनिशियली हमने, तो उस टाइम ये कितना था 0%, ये कम होके 80% हुआ तो ये कितना हुआ 20, 65% तो ये 35% हुआ। तो दोस्तों ये यही कंडीशन पे ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। सोचो हमको ये अमोनिया जो है वो कितना चाहिए, अगर यूरिया लैक्स टन बनाना हो तो अमोनिया हमें बहुत सारा चाहिए, लेकिन अमोनिया बनाने के लिए जो N2NH2 है वो रिएक्शन करने से सिर्फ 35% रिएक्शन होता है और वो इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो हमारे हाथ बंध जाएंगे, हमारे हाथ बंध जाएंगे दोस्तों। अगर इक्विलिब्रियम आया तो क्या होगा, हम कुछ नहीं कर सकते सर, ये 35% लेके हमें खुश रहना है। लेकिन ये जो है ना दोस्तों दिमाग वाला साइंटिस्ट है ली चैटेलियर, उसको कुछ नया सूझा कि हमें इसमें कुछ ना कुछ करके हम अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। सपोज वो 64% और यहाँ पे 36% बनेगा, मतलब सिर्फ 1% बढ़ जाएगा इसका प्रोडक्शन, वही कॉस्ट में कम कॉस्ट करके, अगर या तो वही कॉस्ट में 35 बन रहा था परसेंटेज, उसकी जगह 36% बनेगा, तो भी पूरे ईयर में अगर आप देखोगे तो इसका फायदा बहुत सारे रुपीस में होता है। तो ये साइंटिस्ट लोग जो है इसको, ये प्रोसेस को ऐसा सेट करना चाहते हैं कि जिससे इनको क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ये अमोनिया मिले, क्योंकि वही अमोनिया का वो लोग यूरिया का प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। यही अमोनिया उसको यूज़ करते हैं। सर अब तो ये तीनों गैस हैं और एक ही कंटेनर में मिक्स होंगे, तो आपने अमोनिया निकाला कैसे? तो दोस्तों समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मटके में हम रिएक्शन कर रहे, मटका नहीं है ये कंटेनर है, उसमें हमने लिया था दोस्तों। चलो मैं बता देता हूँ, अलग अलग कलर में तीनों गैस को अगर हम समझते हैं तो चलो पहला वाला ये कौन है, तो ये है दोस्तों हमारा कौन सा गैस, N2 गैस ग्रीन कलर का, और ये है हमारा ब्लू कलर का H2 गैस। ये दोनों को कुछ हीट करके टेम्परेचर देके हमने रिएक्शन करके फाइनली इसके अंदर से क्या बनाया, NH3 गैस, क्योंकि इसको हमें प्रेशर भी देना पड़ता है और टेम्परेचर भी देना पड़ता है। तो ये तीनों का मिक्सचर है इसमें। तो उस टाइम कभी कभी बच्चों के दिमाग में भी क्वेश्चन आ जाता है, सर H2 और N2 लिया था लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए वो ऐसा कैसा ही पड़ा है, और अमोनिया जो था वो बन के अंदर पड़ा है। अब ये तीनों का मिक्सचर है और तीनों गैस है, क्या आपके पास कोई ऑप्शन है उसको सेपरेट करने का? गैस को सेपरेट करना है। मैं बोलूँ आपको कि एटमॉस्फेयर में डाइनाइट्रोजन गैस एंड डाइऑक्सीजन गैस है, O2 एंड N2 है, तो उसको आपको सेपरेट करना है, तो कोई प्रोसेस है आपके पास? नहीं है। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपको दोस्तों कि ये एटमॉस्फेयर में N2 और H2 गैस है और O2 गैस है, तो ये दोनों को सेपरेट कर सकते हो, या तो ये मिक्सचर है तीनों का। अगर वो एटमॉस्फेरिक गैसेस को आप सेपरेट कर सकते हो तो ये मटके वाले तीनों गैस को भी सेपरेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको,
we have one process to separate the gases, and that is your liquefaction. लिक्विफेक्शन बोलते हैं हम इसको, लिक्विफेक्शन भी बोल सकते हैं, लिक्वेशन भी बोल सकते हैं, कि गैस कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड। क्या ये तीनों गैस लिक्विड बन सकते हैं? तो यस सर, ऑल गैस कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, बट वो हमने देखा था ना, वो लिक्विफेक्शन वाला टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि तीनों गैस लिक्विड बन सकते हैं, लेकिन तीनों का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है TC वो डिफरेंट होता है। और अमोनिया जो है NH3, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर वो थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा TC इजीली लिक्विफाइड, और इसीलिए ये अमोनिया इजीली लिक्विफाइड होके आपको क्या देता है? अमोनिया इजीली लिक्विफाइड होके आपको क्या देता है? फास्ट वो लिक्विड बन जाता है, और बाकी के H2 और N2 वापस मिल जाते हैं। उसको हम वापस यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा अमोनिया लिक्विफाइड होके एक साइड से निकलता जाता है। तो दोस्तों, ये ले चैटेलियर ने ऐसे रिएक्शन में थोड़ा बहुत चेंज करके इसमें 1-2%, 5% तक की बढ़ोतरी कर दी, ऐसे कई सारे रिएक्शंस की। तो इसका यूज़ बहुत करोड़ या तो लैक्स ऑफ टन्स में यूज़ होता है, और इसीलिए इसका इतना प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, पॉइंट में भी बढ़ जाता है, तो भी इसका बेनिफिट हमारे कंट्री को बहुत सारा हो सकता है। तो ये जो है ले चैटेलियर का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे उसने सबसे पहले बताया है इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ मैं आपको कल ही बताऊँ, क्योंकि ये सारी इफ़ेक्ट्स जो इफ़ेक्ट हमें देनी है वो एक ही दिन में अगर दे दी जाए तो आपको भी मज़ा आ जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये फैक्टर अफेक्टेड ऑन इक्विलिब्रिया रीड करना आवश्यक होगा दोस्तों। समझ में आया? फिर इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे दोस्तों। समझ में आ गया? अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट्स है तो वो अभी ही मुझे पूछ सकता है दोस्तों। और अगर ले चैटेलियर के पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ थे, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसको बात करके देखूंगा।